General Singh, thank you for joining us here at the Times Now Summit. As is very clear now, the first hat I would like you to put on is, of course, that of our former army chief. Right at the outset, I want to ask you, we had a brief meeting between our Prime Minister and the Chinese Premier at Bali. And now everyone is left wondering कि लाल आंख का क्या हुआ? क्या कहेंगे आप उन लोगों से? देखिए, कई बार लोग बाग कुछ ऐसी चीजें बोलने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ लोग गुमराह हो जाएं, कुछ जो समझदार नहीं है वो गुस्सा हो जाएं। लाल आंख का क्या मतलब है? लाल आंख कहीं किसी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स के अंदर कोई लाल आंख नहीं करता है, ना ही कोई थ्रेट देता है। आपको जो करना है वो आप अपने घर से करते हो, जो करना है वो आप करके दिखा चुके हो। अब आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ भी पता है कि आप किस चीज की कैपेबिलिटी रखते हो। तो इसमें जब दोनों को पता है कि कहां पर कौन क्या कर सकता है, तो उसमें लाल आंख की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये मैं तो कहूंगा कि ये बचकाना चीजें हैं कि लाल आंख कर ली और ऐसा कर लिया। कुछ ऐसा बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो करना है जिसको, उसको आंखें लाल नहीं करनी पड़ती, उसको अपना दिल मजबूत करना पड़ता है ताकि वो कर सके। सर, क्या हमने करके दिखा दिया है? जो हैज द मैसेज बीन डिलीवर्ड? बिकॉज राहुल गांधी जी जहां पर भी जाते हैं वो ये एक स्ट्रेट चैलेंज देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चाइना का नाम क्यों नहीं लेते। हर बार उनका यही सवाल रहता है कि आप नाम क्यों नहीं ले रहे चाइना। ना तो प्रधानमंत्री जी ने चीन के राजदूत को बुलाया उनको ब्रीफ करने के लिए, जो राहुल गांधी जी ने बुलाया। ना ही जब चीजें चरम सीमा पर थीं तब चीन के साथ बोले कि ऐसी बात करनी चाहिए। देखिए, जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तब आप ऐसी चीजों के अंदर इंडल्ज करते हैं। परिपक्वता इसमें है कि, या मैच्योरिटी इसमें है कि आप चीजों को समझें और उसके बाद बात करें। आप कहें कि हम सब चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं। समझदार आदमी इसको समझ जाएंगे कि किसके साथ चुनौतियों को सामना करने को तैयार है। उसमें किसी देश के नाम लेने की जरूरत नहीं। उसमें आप कहेंगे नहीं जी आपने देश नहीं लिया नाम, आप इनका भी नाम लो, इनका भी नाम लो, इनका नाम लो, तो वो it doesn't go with a mature response that should be there. Now, very recently, the army chief was speaking. On the 12th of November, he said, and I quote, he said that peace and tranquility on the LAC is the only key to restoring bilateral relations. That's what our External Affairs Minister had said. But the Army Chief said on the 12th of November that there is unabated infrastructure development by China all along the LAC, and there is no significant reduction of PLA troops in occupied Aksai Chin in Ladakh. When you say there should be peace and tranquility, it means that the relations between the two countries remain at the same pitch. There's nothing going amiss in that. But that doesn't mean that that you are not going to see certain things happening in that country. Aksai Chin has been active for quite some time. More troops were pumped in for exercise purposes, and they've been doing so year on year. At times it becomes larger, at times it becomes smaller. It also depends on who's the overall commander out there and what instructions he gets. So the army chief was only stating what is on ground position. He's not delving into the diplomatic finesse that yes, peace and tranquility prevails. It prevails. After all, it has prevailed for so many years. But that doesn't mean that there was no infrastructure development on the other side. It is taking place. So is on our side. We also do exercises, but we don't talk about it. I'm sure Chinese must be saying the same thing.
But sir, if they continue to do infrastructure development, जैसे कि हाल फिलहाल में मैप्स रेगुलरली आते रहते हैं कि वो कभी फिंगर 8 पे अपना ब्रिज बना रहे हैं, कभी वो अपने वहां पे प्री फैब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ऑन देयर साइड. ट्रू प्रोडक्शन नहीं हुआ है. इवन दो डिसएंगेजमेंट हैज हैपेंड, ट्रू प्रोडक्शन नहीं हुआ है. सो हाउ डू वी नो कि एक और गलवान नहीं होगा? उसके लिए तैयार है ना, वो भी बोलते हैं ना चीफ. हमारे चीफ ने कभी ये कहा कि हम तैयार नहीं हैं. आप उनकी किसी भी चीज को उठाकर देखिए, वो हमेशा कहेंगे हम सब चुनौतियों का सामना करने को तैयार. अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पे मेरे इतने ट्रुप्स हैं या मैंने ऐसा काम किया वैसा काम किया. मैं बताता हूं आपको समस्या क्या है. समस्या ये है कि हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारे ऑपोजिट ये काम हो रहा है, पर हम ये रिपोर्ट नहीं करते कि हम क्या काम कर रहे हैं. हो सकता है हम भी बंकर बना रहे हो. तो ऐसा लगता है कि चाइना बना रहा है, भारत चुपचाप से बैठा हुआ. ऐसा नहीं है. सेनाएं अपने तरीके से जब ये कहती हैं कि हम चुनौती का सामना करने को तैयार हैं, उनकी तैयारी चलती रहती है. However, peace and tranquility will prevail. Peace and tranquility, the border agreement was signed long time back. There's been no war. After the peace and tranquility has not been disturbed except for short things that have happened, where transgression took place because of certain reasons and certain thinking on the other side. And in that there was a certain action from our side. So I don't think it's a issue where there's a dichotomy between what the external affairs minister was saying and what the chief is saying. हम जब अपना गलवान की बात करते हैं या फिर एलएसी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि वी हैव रिटर्न टू स्टेटस क्वो, बोथ द फोर्सेस हैव विड्रॉन. बट यहाँ कैच ये है कि ये कहा जाता है पहले हम लोग फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, अब हम फिंगर 8 पे बैठते हैं, यानी कि वी हैव एक्चुअली गिवन अप दैट क्लेम. तो ये तो हमने सीड कर दिया ना. नहीं, देखिए, उस इलाके के अंदर स्थिति अलग अलग साल के अंदर अलग अलग तरीके से चली है. एक समय था जबकि उस इलाके को आईटीबीपी देखता था, एक समय था उससे पहले आर्मी देखती, तो उसके बाद फिर आर्मी देखने लगी. अलग अलग जगह का अलग अलग जब परसेप्शन होता है, और आप चाहते हैं कि अभी इसके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि आप ओवरऑल जो आपका एम है वो डिस्टर्ब हो, तो आप कहते हैं ठीक है, आप यहां से चले जाइए, आप भी नहीं आएंगे, मैं भी नहीं आऊंगा. इसका मतलब ये नहीं कि आपने छोड़ दिया वो इलाका. बहुत से इलाके हमारे ऐसे हैं जिसके अंदर चीन कहता है कि मैकमोहन लाइन यहां पर है, हम कहते हैं यहां पर नहीं, यहां पर है. दोनों के बीच में गैप है. वो भी उसमें बहुत ज्यादातर इलाकों के अंदर वो नहीं आते हैं. कुछ इलाके ऐसे हैं जो शुरू से विवादित रहे, जिनको हम सेंसिटिव एरियाज बोलते हैं. तो दोनों तरफ से कोशिश ये की जाती है कि विवादित सेंसिटिव इलाके जो हैं वो ज्यादा ना बढ़े, वहीं तक सीमित रहे जहां पर वो है. चीन भी अपनी तरफ से कोशिश करता है, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं. जहां पर इसके अंदर कोई भेद आता है, तो उसके बाद आपने देखा कि गलवान में क्या हुआ. और गलवान एक ऐसा मैं कहूंगा कि मापदंड रखा गया है कि देखिए यहां तक तो ठीक है, इसके आगे अगर आप आए तो आपको दिक्कत होगी. So, how is one to understand this for a lay person? Have we done a tactical retreat from finger 4? We have done no retreat from anywhere. But we don't patrol that area, sir. We have done no retreat. We are temporarily not patrolling a particular area because the Chinese are also not coming into that area. Earlier, we had to show our force into a particular area so that the Chinese don't come into that area. So that is what it is. There is nothing which is amiss. Sir, when we're talking about India's military might, now we are fighting a very different kind of war. In Kashmir, it is one kind of low-intensity warfare, counterinsurgency. In our China border, it's quite another thing altogether, high altitude, etc.
A very ambitious project that was launched and is still in the works is, of course, the theaterization. What do you make of this entire concept and the project and the aims that it hopes to achieve? देखिए, भारत जैसा देश जिसके अंदर अलग अलग तरह की परिस्थितियां, अलग अलग तरह की टेरेन है, अलग अलग तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। डेजर्ट के अंदर कुछ और रिक्वायरमेंट है, पंजाब के प्लेन्स में कुछ और रिक्वायरमेंट है, आपके मैरीटाइम 7,500 किलोमीटर की बाउंड्री है, उसके ऊपर रिक्वायरमेंट्स आपकी अलग हैं, आपका हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जंगल का इलाका है, इन सब के अंदर अलग अलग परिस्थितियां हैं और इन सब के लिए एक तरह की चीज काम नहीं करती। और इसीलिए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय सेना का, वो ऐसा है कि हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। कहां पर क्या चीज ज्यादा चाहिए वो वहां पर ज्यादा दी जाती है और उसी तरीके से फोर्सेस की स्ट्रक्चरिंग की जाती है। जब हम थिएटराइजेशन की बात करते हैं उसमें दो चीजें होती हैं। पहली होती है थिएटर बैटल, जो कि मस्ट है, यानी कि आपका बैटल थिएटर बैटल होना चाहिए जिसमें आपके अलग अलग रिसोर्सेज हों। आप अपने एम को पूरा करने के लिए उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, जो आपने लक्ष्य अपने मन के अंदर रखा आप उसको पूरा कर सकें। अलग अलग टेरेन के अंदर ये थिएटर बैटल अलग तरह का होगा। कहीं पर इन्फेंट्री हैवी होगा, कहीं पर मैकेनाइज्ड फोर्सेज हैवी होगा, कहीं पर आप एयरफोर्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग तरीके से होगा। जब हम एक थिएटर आर्मी की बात करते हैं उसमें आपको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि वहां पर आप उनको बिल्कुल अलग छोड़ना चाहते हैं कि आपके थिएटर में अगर कुछ होता तो आप इसमें सक्षम होने चाहिए कि आप अपने थिएटर का पूरा वो कर सके। उसके लिए रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, उसके लिए साधन ज्यादा चाहिए और वो उसके लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए। तो आपको इन सब के बीच में तालमेल पैदा करना पड़ता है। जब हम थिएटराइजेशन की बात कर रहे हैं, जिन चीजों को हम इकट्ठा कर सकते हैं पूरे देश के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हमारी अंडमान की कमांड, हम कहते हैं बिल्कुल अलग है, तो एक अंडमान थिएटर कमांड होनी चाहिए। उनके पास एयरफोर्स भी हो, नेवी भी हो, आर्मी भी हो, कोस्ट गार्ड भी हो, सब चीजें उनके पास। एक तरह से अगर कुछ नहीं होता तो वो अपने आप के अंदर सक्षम हो। आप एयर डिफेंस की बात करते हैं, पूरे भारत के अगर रिसोर्सेज को कंबाइन कर दिया जाए तो आपको एयर डिफेंस की थिएटराइट एक कमांड बना सकते हैं। इसी तरीके से कई और चीजें हैं। तो जब हम थिएटराइजेशन की बात करते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर हम बिना ज्यादा पैसा खर्च किए अच्छे तरीके से सुचारू तौर पर किन किन चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा उठा सकें। But under the current circumstances, you don't think this is, do you think this is feasible or practical or tactical? It depends on how the nation grows. After all, where did we get these theater armies? Theater armies started long time back. Today, it is those who have global ambitions, they still have theaters. In our case, we don't have any global ambition. We are confined to the subcontinental area. And our aim is to defend our territory. We don't have any aggressive designs. So things have to be worked out and structured differently than what is the common perception of theaterization. Talking of reforms, Agniveer is a very radical change that has been brought about. In this time, it has become a very hot button political issue. Congress has said Himachal में कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम हिमाचल में अग्निवीर को खत्म कर देंगे. What do you make of this change that has been brought about, and whether, because again the criticism is कि इससे आपकी overall efficiency plus motivation कम हो जाएगा. मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जो इसके बारे में बात करते हैं या तो फौज में रहे नहीं है या उनका फौज से कोई ताल्लुक नहीं रहा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एफिशिएंसी कम हो जाएगी, मोटिवेशन कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन का सिस्टम वही है,
रॉ मटेरियल वो ही है, उसकी ट्रेनिंग भी वही है, सिर्फ एक टाइम पीरियड को आपने कम करने की कोशिश की है। कई कारण है उसके। आप चाहते हैं कि आपका ये जो 4, 5, 6 साल का जिसमें ज्यादा फिजिकल मशक्कत करनी पड़ती है, ये बिल्कुल यंग होना चाहिए, क्योंकि जब स्टैग्नेशन होता है प्रमोशंस के कारण या दूसरे कारण से, तो इस एरिया के अंदर फर्क पड़ता है। तो इसको उस निगाह से अगर देखा जाए तो कोई इसमें कमी नहीं पाई जाएगी। दूसरी चीज है, स्कीम आई है, पहला बैच अभी गया है, इनके थोड़े दांत उगने दीजिए, इनको थोड़ा तैयार होने दीजिए। 4 साल के बाद इनकी क्या एफिशिएंसी होगी उसके बाद देखेंगे। अभी तक बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने बल्कि एक चीज की और उनके मोटिवेशन के लिए अच्छी चीज की है कि आप जब जाएंगे तो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आपको पुलिस फोर्सेस में, आपको असम राइफल में, आपको डिफेंस पीएसयूज में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सब जगह आपको लिया जाएगा। और ये अगर आप देखें, सेनाओं की बहुत पुरानी डिमांड है कि लैटरल ट्रांसफर होना चाहिए ताकि हम एक यंग प्रोफाइल को मेंटेन कर सकें। राहुल जी ने बोला कि देखिए, जब चाइना के सामने हमारे जवान खड़े होंगे, चाइना के लोग 10-10 साल तक ट्रेनिंग लेते हैं, हम 6 महीने में उनको निकाल करके हाफ प्रिपेयर्ड, इल प्रिपेयर्ड बैटल में भेज देंगे, लाइक कैनन फॉडर। 6 महीने क्यों कर दी ट्रेनिंग? मुझे नहीं पता कि राहुल जी ने चीन की सेना में भी नौकरी की है। सीरियसली, China has got conscript army. Everybody has to serve for 4 years. तो 10 साल की कहां से उनकी ट्रेनिंग हो गई? अब हम बिना समझे, बिना जाने कोई चीज बोल देते हैं, तो वो फिर उसके बाद कद बहुत छोटा हो जाता है। आपकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता है, इसीलिए उनकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। देखिए, जो बेसिक जो ट्रेनिंग है, जो हम रिक्रूट जो अपना तैयार करते हैं, आज की तारीख में हम 8 या 9 महीने में तैयार करते हैं, लेकिन ये उसको सिर्फ फौज के लिए तैयार करती है, जो 6 महीने में भी आप कर सकते हैं। थोड़ा उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। बाकी जो ट्रेनिंग है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, चाहे वो 1 साल की रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करके आए या 6 महीने की ट्रेनिंग करके आए, उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिस यूनिट में जाएगा उसमें होगी। उसकी सक्षमता, उसकी प्रेरणा, उसकी एफिशिएंसी तब आती है। और मैं जो जितने लोग ये कहते हैं ना जी कि प्रेरणा कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उनसे पूछना चाहता हूं, 1962 के समय इमरजेंसी कमीशन नाम की एक चीज चली। ऑफिसर्स कमीशन हुए, किसी की 3 महीने की ट्रेनिंग थी, किसी की 6 महीने की ट्रेनिंग थी। उनके अंदर कोई कमी आई क्या? अपना दिल टटोल के पूछिएगा। दे फॉट एज वेल एज एनीबडी एल्स हु हैड मोर ट्रेनिंग। सिमिलरली 65 के बाद हमने शॉर्ट सर्विस कमीशन शुरू किया। 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी ऑफिसर की। क्या उनके अंदर कमी आई? नहीं आई। They performed equally well in all the active hostility situations and 71 war. A lot of people went out of the army, but a lot of people stayed back in the army. और एक चीज जो इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो हमारे शॉर्ट सर्विस के जो ऑफिसर थे, उनके लिए एक हम सिलेक्शन बोर्ड करते थे 5 साल के बाद। और आपको अचंबा होगा जानकर कि इनटेक जो हमारा था सिलेक्शन के बाद सिर्फ 2% था। सिर्फ हम 2% लोगों को रिटेन करते थे। अब तो हम 4 साल के बाद 25% को रिटेन करने को तैयार है। तो कोई ऐसी, देखिए, ये सब चीजें कई चीजों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। इनके प्रमाण मौजूद हैं, काम मौजूद है। और आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो एक बार सेना में आ जाता है, जिस भी यूनिट में जाता है, वो उतना ही सक्षम है
जितना कितनी भी ट्रेनिंग पाया हुआ जवान होगा। एक पॉलिटिकली नहीं, थोड़ा सा हमेशा टची इशू रहा है, लोग पब्लिकली इसके बारे में बात नहीं करते, बट अंदर अंदर जो विमेन की एंट्री थी आर्म्ड फोर्सेस में, इट हैज ऑलवेज बीन, लोग दबी आवाज में बोलते हैं कि ये क्या है, हाउ कैन वुमेन बी देयर, हमारा सोसाइटी अलग है, हमारी कंडीशंस अलग हैं, फॉरवर्ड पोस्ट पे कैसे रहेंगी औरतें, अब तो अग्निवीर भी बन रही हैं महिलाएं। हैज इंडिया चेंज्ड, हैज द आर्मी चेंज्ड, और इज दिस बीइंग थ्रस्ट ऑन देम? नहीं, देखिए, दो तीन चीज सोचने की जरूरत है। देर आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, नोबडी कैन डिनाई दैट। आज आप मेरे ख्याल से आज से 6-7 महीने पहले एक अमेरिकन लेडी ऑफिसर का वीडियो वायरल हुआ था, मैरीन्स में थी, वेरी टफ, और उसने सिर्फ एंड के अंदर यही कहा, आई लव्ड व्हाट आई डिड but I think I was wrong. Why? She said, my whole body has been spoiled. Now, that is one part. Otherwise, there are areas jahan par lady officers have been serving in the armed forces in many fields. कई बार हम इजराइल का उदाहरण कोट किया जाता है, जी वहां पर हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द मिलिशिया। एवरीबडी इन इजराइल गार्ड्स द किबुट्स इन विच दे आर लिविंग, वेदर इट इज अ मैन और अ वुमन और अ चाइल्ड, एवरीबडी इज ट्रेन्ड। सो वो उनका एग्जाम्पल हमारे उसमें नहीं बैठता है। हमारे यहां जहां पर जगह है, बहुत से काम ऐसे हैं जहां पे विमेन कैन आउट परफॉर्म मैन। फॉर एग्जाम्पल, drone pilot. I think women can do a great job, which is equally tough. हम लोग इनको इंजीनियर्स के अंदर लेते हैं, सैपर्स, टफ जॉब। हम कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लेते हैं। इन एनी केस हर साल रिजल्ट्स के अंदर अखबार यही दिखाता है, women outsmart men or boys where the education and academics are concerned. They do very well. No, there are fields where they can do well. And there are areas where we have to go slow till the things change. पोस्ट के ऊपर दिक्कत है। आप पोस्ट पे जब रखते हैं, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो प्रैक्टिकल है। तो जो लोग कहते हैं कि जी हाँ पोस्ट के ऊपर रहने में दिक्कत है, उसके लिए रास्ता निकालने में भी कठिनाई आती है। जगह नहीं है वहां पर आजकल पोस्ट में कहीं पर यहां पे आप स्पेशल फैसिलिटीज क्रिएट कर सके। सब लोग मिक्स्ड हैं, जवान और ऑफिसर। ये नहीं कि लेडी ऑफिसर वहां पे नहीं रह सकती है। दूसरी चीज है, जहां जहां दुनिया के अंदर विमेन का इंडक्शन हुआ, वो दोनों जगह हुआ, जवान के लेवल पर भी हुआ, ऑफिसर के लेवल पर हुआ। हमने भी शुरुआत की है, मिलिट्री पुलिस के अंदर हमने लेडीज को लिया है जवान के तौर पर। जब तक ये नहीं आएगा, आप इसके अंदर थोड़ी सी कठिनाई आएगी। ये नहीं है कि लेना नहीं है, लेकिन इन कठिनाइयों को दूर करके लेना है। एकदम से जब चेंज आता है, तो किसी भी चेंज के अंदर लोगों को संतुष्टि नहीं होती। वो चेंज को जब आप धीरे धीरे करते हैं, तो संतुष्टि जल्दी होती है। पर बीएसएफ में भी तो महिलाएं बॉर्डर पे रहती हैं। बीएसएफ में आप जाकर देखेंगे कि जिस बॉर्डर पे वो रहते हैं, बहुत आसान बॉर्डर है। वो जो आप उनके फोटो में देखते हैं, कुछ और देखते हैं, आसान बॉर्डर है। आप हमारी पोस्टों पे रहकर देखिए, कभी आपकी देखभाल करेंगे, दे विल गिव यू द बेस्ट फैसिलिटीज, पर एक्चुअली वहां पे नहीं है। जब आपको एक खुली बंकर के अंदर ही रहना है, मुश्किल है। वो ये नहीं है कि हम दिल्ली में एक अलग उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर दें। बंकर पे नहीं है, वहां पे जगह नहीं है। सब कुछ ऐसा भरा हुआ है
कि मुसीबत आती है। इसलिए सिर्फ मैं ये कहूंगा कि जो भी बदलाव है वो धीरे धीरे आराम से होना चाहिए ताकि उसकी एडजस्टमेंट की जा सके, नहीं तो दोनों तरफ दिक्कत आएगी। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद हमारे महिला शक्ति है वो डिमोटिवेट हो जाएगी। हुआ है ऐसा, आपको शायद नहीं पता होगा, हमारी विमेन एंट्री स्कीम 2015-16, अभी भी शायद वो हाल होगा, 2015-16 तक अंडर सब्सक्राइब थी। लेकिन जब हमने विमेन एंट्री स्कीम शुरू की थी, इट वाज ओवर सब्सक्राइब्ड। तो धीरे धीरे जैसे उनको पता लगा कि देयर आर प्रॉब्लम्स जिसको सॉर्ट आउट करना मुश्किल है, दिक्कत होती है। हमारे यहां आप रात को जब किसी को चेक करने के लिए भेजते हैं अपने पोस्ट पर, अभी वो ऑफिसर अकेला जाता है। आप किसी को अकेला भेजेंगे चेक करने के लिए तो सोचना पड़ता है 4 बार। फिर आप कहते हैं नहीं इनको नहीं भेजेंगे, इनको दिन में ड्यूटी करने दो, ऑफिसर को ही भेज देते हैं। फिर मनमुटाव होना शुरू होता है। वो यंग ऑफिसर कहता है भाई मुझे ही रात को हर रोज क्यों भेजते हो। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो कि सामाजिक तौर पर और वास्तविकता, ग्राउंड की वास्तविकता को देखते हुए इनका बदलाव जो है वो थोड़ा उसका पेस स्लो होना चाहिए ताकि वो धीरे धीरे उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। Reforms perhaps best managed when they are gradual. Now, looking at the larger picture, sir, if we see what's happening between Russia and Ukraine, most people thought this would be, and of course you personally were involved in Operation Ganga, you've seen it at close quarters, what was happening there. Most people thought it would be an in and out, maybe a matter of months. Clearly, Russia got into something that they hadn't anticipated. What are the lessons that India and the Indian Army need to take away from there? सिचुएशन अलग है। कई लेसन्स हैं जो मुझे लगता है कि हमारी फौजों ने वो लिए होंगे और वो लेने चाहिए। जहां टेक्नोलॉजी का मामला है, जहां पर ग्राउंड सिचुएशन है, सेम स्टॉक ऑफ पीपल, ये वही स्टॉक है जो कि लेनिनग्राद और स्टालिनग्राद के अंदर सालों तक लड़ता रहा। सेम स्टॉक, कोई फर्क नहीं है। ऐसे उसके अंदर जब आप अगर ये सोचें कि आपकी जल्दी एकदम से विक्ट्री हो जाएगी तो वो सोच ही गलत है। हमको ये नहीं पता कि रूस करना क्या चाहता था। शुरू में अगर आपने देखा होगा, पहले एक तरफ को आया, फिर दूसरी तरफ को गया, फिर कुछ और उसने सोचा। क्या उसकी गेम प्लान है किसी को नहीं पता। और उसको अगर हम यही सोच के सिंपल टर्म्स में सोचेंगे कि शायद उसकी गेम प्लान ये थी, तो हम उसका विश्लेषण ठीक नहीं कर पाएंगे। जहां तक इक्विपमेंट का यूज है, रशियन सेना का इक्विपमेंट यूज अखरता है। लगता है जैसे कि उनको ये, शायद वो सोच रहे थे कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, हमें कुछ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है ऐसा उनकी मानसिकता हो, लेकिन जब लड़ाई हुई तो उनको दिक्कत आई। दूसरी तरफ जब कोई भी अपने देश की हिफाजत के लिए लड़ता है, उसकी मोटिवेशन अलग होती है और इस चीज को फैक्टर करना पड़ता है। और तीसरी चीज है, अगर जो लड़ाई के अंदर जा रहा है सिपाही, अगर उसको ये नहीं पता कि वो किस चीज के लिए लड़ रहा है, उसकी मोटिवेशन कम होगी। तो लेसन बहुत है और मुझे मैं कहूंगा कि पूरा विश्वास है कि हमारी सेनाओं ने सब कुछ देखा है। बहुत सी चीजें हैं जिसके अंदर लेसन लेने की जरूरत है, बहुत सी चीजें हैं जिनको वैलिडेट करने की जरूरत है। क्या ये वाकई में ऐसे हो सकता है, या जो हम देख रहे थे वो सिर्फ उन्हीं सेनाओं के अंदर ये ताल्लुक रखता है। और एक चीज को मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, हमारे जवान की मोटिवेशन पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी।
पूरी दुनिया में, बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि बहुत कई देशों के अंदर मैं गया हूं, कई उन लोगों से बात की है, वहां पर 2 महीने के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के बाद आदमी कहता है मुझे घर भेज दो। हमारे यहां 3 साल तक जवान रहता, कभी नहीं कहता कि घर भेज दो, चौथे साल के लिए भी वॉलंटियर करके आता है। Without a doubt. It's been said often that if there's the one thing that the Indian Army carries with it is sheer motivation. And sir, because we're on the topic of Ukraine, ये बात बार बार उठाई जाती है और इस पे 2 पक्ष आते हैं, आज तक क्लैरिटी नहीं हुई है। ये कहा गया था कि 4 घंटे के लिए the war was halted to evacuate our citizens from Ukraine. MEA ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा वी कैन नॉट वैलिडेट दैट देयर वाज एनी हॉल्टिंग ऑफ और देयर वाज एनी सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। व्हाट हैपेंड? यू वर देयर, यू वर इन पोलैंड, क्या हुआ? क्या 4 घंटे के लिए युद्ध रुका? देखिए, कई बार कई चीजों को साफ तौर पे इसलिए नहीं बोला जाता कि उसके कुछ दूसरे इम्प्लीकेशंस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर मैं एक चीज को बहुत साफ तरीके से कह सकता हूं कि हमको अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के अंदर दोनों तरफ से मदद मिली। हमको खासकर जो हमारे लोग फंसे हुए थे पूरे पूर्व की तरफ, खारकोव के अंदर और दूसरी जगह, उनको निकालने के लिए हमको पूरी मदद मिली। अब वो रुका कि नहीं रुका वो एक बात दूसरी है, लेकिन आपको मदद मिली। उस समय हमारे लोगों पर किसी ने अटैक नहीं किया, हमको ट्रेन भी लेने के अंदर आसानी आई, हमारे ट्रेन के ऊपर भी कोई अटैक नहीं हुआ। अब आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या होगा। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि जब हमारी पोजीशन विज़-वी रशिया एंड यूक्रेन लोग एनालाइज करते हैं, सम वाइज पीपल से कि हम इतने ओवर डिपेंडेंट है रशिया पे कि आउट ऑफ फियर ऑफ लूजिंग आवर डिफेंस एक्विजिशंस एक्सेट्रा हम पोजीशन ले नहीं पाए, एंड दिस इज प्रॉफिटियरिंग फ्रॉम पेन ऑफ यूक्रेनियंस। जो लोग ऐसा कहते हैं उनको ना तो हमारे यूक्रेन के साथ के रिश्तों को पता है, ना ही उनको हमारे रशिया के साथ के रिश्तों को पता है। हमारे रिश्ते दोनों देशों के साथ बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हमारे इतने स्टूडेंट्स वहां पर गए अगर रिश्ते अच्छे नहीं होते तो, और इसीलिए हमारे 22,000 से ज्यादा बच्चे सुरक्षित लौट कर आए, क्योंकि हमारे रिश्ते अच्छे थे। इसी तरीके से रशिया के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। और मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि हाँ, हम सैन्य सामान लेते हैं रूस से, क्योंकि उस समय हमको और कोई देने को तैयार नहीं था। उनकी टेक्नोलॉजी भी आई हमारे पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे तरीके से किसी एक देश पे दुनिया में डिपेंडेंट हैं। हम कुछ सामान अपना खुद बनाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी बाहर की है, लेकिन आज हम उस स्थिति में हैं कि हम अपने दोनों पैरों पर खड़े हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। Thank you very much, General V.K. Singh. Always one to not pull any punches. Once a soldier, always a soldier. Pleasure talking to you, sir. Thank you.